भाई हमें तो आप पे विश्वास है, तो क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? तो जैसे ही वो समझेगा कि नहीं ये व्यक्ति बोलने वाला, ये व्यक्ति प्रश्न करने वाला, ये व्यक्ति बात करेगा, तो वो चुप अपनी मोहर निकालेगा दराज में से और आपकी जो कंप्लेंट की फोटो कॉपी है उस पर वो मोहर मार देगा। तो देखिए, जैसे ही उस पर मोहर लगेगी, जैसे ही उस पर सिग्नेचर होंगे, जैसे ही उस पर डेट डलेगी, अब उसके मतलब जब हम प्यार से बात कर रहे थे, हम लोकल स्कूल से बात कर लिए, स्कूल वाले ने नहीं सुनी, हम एजुकेशन ऑफिसर से बात कर लिए, उसने नहीं सुनी, हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बात कर लिए, उसने नहीं सुनी। और जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तब कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही हम शोर शराबा शुरू करते हैं, हम 20 से 25 लोग, 50 लोग इकट्ठा होकर उस स्कूल के सामने खड़े होकर उस स्कूल के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू करते हैं। साथियों, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, यदि माइनॉरिटी के स्कूलों को छोड़ दिया जाए, तो दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट रिजर्व होती हैं। वो सीट रिजर्व होती हैं आरटी एक्ट 2009 के तहत ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए। ये ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम होती है, उस परिवार को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उस परिवार का बच्चा ईडब्ल्यूएस के तहत अप्लाई करता है। हर साल ड्रॉ निकलता है, फॉर्म अप्लाई होते हैं और उस ड्रॉ में जो नाम आता है, उस ड्रॉ में नाम आता है, उस बच्चे को स्कूल जो है दाखला देगा, ऐसी जो है नियम होते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। दाखला लेना कितना कठिन होता है, क्योंकि जिस परिवार की सालाना आय ही 1 लाख रुपए से कम होगी, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोग भी पढ़े कम होते हैं और उन कम पढ़े लिखों की जो वजह होती है, स्कूल उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार पे हम आपसे बात करेंगे। जैसे बच्चे का नाम भी ड्रॉ में आ गया, उसको जो उसके पास डॉक्यूमेंट हैं वो भी उसके पास हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल के पास जाते हैं, वो अपने बच्चे को लेकर जाते हैं कि मेरे बच्चे का नाम जो है ईडब्ल्यूएस और जो ड्रॉ आया है, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का ड्रॉ आया है, उस ड्रॉ में मेरे बच्चे का नाम आया है। फिर यहाँ स्कूल वाले क्या नौटंकी करते हैं, उनकी नौटंकी इस बात पर निर्भर करती है कि वो सामने वाले का चेहरा देखते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि जिस परिवार की सालाना आय ही 1 लाख रुपए से कम होगी, तो उसका रहन सहन का स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से होता है। तो ये जो स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो दाखला करने वाले होते हैं, चाहे रिसेप्शन पे कोई व्यक्ति वहाँ बैठा होता है, तो उसके बात करने का जो तरीका होता है वो वही हो जाता है। अच्छा, ये गरीब लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे जैसे बात करी जाएगी वैसे वो मान जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो चीज़ों को कम समझ पाते हैं, उनकी वो और ज़्यादा मदद करें। यदि कोई आदमी जल्दी से चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो उसको प्रॉपर गाइड करें, लेकिन वो गाइड नहीं करते हैं, वो मिसगाइड करते हैं, वो भ्रमित करते हैं कि यदि ये परिवार पढ़ा हुआ नहीं है, ये चीज़ों को नहीं समझता है, तो अच्छा यार ये तो मेरा अच्छा हो गया, अब मैं इस परिवार को किसी भी तरीके से बहला सकता हूँ, फुसला सकता हूँ और कुछ भी कहूँगा तो ये परिवार मानेगा। ऐसा ही होता है। और इसी के चलते, क्योंकि 29 फरवरी को ड्रॉ निकला था दिल्ली के अंदर, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों का जो ड्रॉ है वो 29 फरवरी को निकला था, जिसमें जो है कुछ गाइडलाइंस आई, तो 31 मार्च तक उन बच्चों के दाखिले होने थे। तो अब देखिए नौटंकी क्या शुरू होती है, यानी कि 31 मार्च तक वो दाखिले हो जाने चाहिए थे। 29 फरवरी को ड्रॉ निकला, 29 फरवरी को गाइडलाइंस निकली कि स्कूलों को 31 मार्च तक ये दाखिले लेने हैं। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, 24 तारीख से देश के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगा। 22 तारीख से पहले पूरे 22 दिन स्कूलों को मिले। उन 22 दिन में स्कूल चाहते तो तमाम बच्चों के दाखिले कर सकते थे,
लेकिन ये उनकी नालायकी है, उनका निकम्मापन है, या एक तरीके से ये कहें कि वो बात को हमेशा टालते हैं कि इन बच्चों के दाखिले ना ही किए जाएं तो ही अच्छा है। और ऐसा ही हुआ कि 22 तारीख तक बहुत ही कम बच्चों के दाखिले हुए। 22 तारीख के बाद, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो है कोरोना की वजह से सारी जो चीज़ें हैं अस्त व्यस्त हो गई, स्थितियाँ असामान्य हो गई, तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्कूलों ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि 22 तारीख तक तो हमने खुद दाखिले नहीं किए, और उनको एक बहाना और मिल गया कि देश के अंदर जो है ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से हम दाखिले नहीं कर पाए। लेकिन हमारा सवाल ये बनता है कि 22 तारीख से पहले तो आपके पास समय था, आपने 22 तारीख से पहले वो दाखिले क्यों नहीं किए? लेकिन ये सवाल पूछना क्योंकि हमारे समाज में अभी नहीं आता है, और सवाल पूछने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबाया भी जाता है। ऐसा सामान्य है अभी, क्योंकि अभी लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो उनकी बात को दबाया जा रहा है। जब तक लोग सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में खुद जानना शुरू नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको ये अधिकार जो मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो जब ये धीरे धीरे मार्च के बाद अप्रैल गया, अप्रैल के बाद मई गया, मई के बाद जून गया, और आखिरकार आज 1 जुलाई आ गया। इन 3 महीनों में स्कूल खुले भी, स्कूल की कुछ छुट्टियां भी हुई, लेकिन ये 3 महीने छुट्टियां नहीं थी, स्कूल कुछ चल रहे थे, और वो स्कूल चाहते तो उन दिनों में भी बच्चों को बुलाकर, बच्चों को नहीं बुलाते तो बच्चों के माता पिता को बुलाकर जो ज़रूरी दस्तावेज थे उनको देकर वो दाखिला कर सकते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, तो वो बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते थे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, इस वहम को आप तोड़ दीजिए। दिल्ली के अंदर जितनी लापरवाही हो रही है, इसको आप समझिए कि क्या लापरवाही है। दिल्ली के अंदर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। ऑनलाइन क्लासेस किसके लिए शुरू हुई? जो बच्चे अमीरों के बच्चे हैं, या जिन्होंने अपनी किताबें खरीदी, या जिनके ओपन मतलब सामान्य सीटों से दाखिले हुए, उनके उन्होंने जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग डीजी कैटेगरी के हैं, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उनके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी गई। तो ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन का एक केस बनता है इन स्कूलों के खिलाफ कि इन स्कूलों ने किस तरीके से जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग डीजी कैटेगरी के हैं, उनके बच्चों को क्लासेज नहीं दी, और लगभग इन 3 महीने में उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान इन स्कूलों ने किया। तो काफ़ी लोग हैं जो आज 1 जुलाई को, यानी कि 29 फरवरी को ड्रॉ निकला था और आज 1 जुलाई हो गया, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने पूरे जा चुके हैं। और उन 4 महीने में हम ये मान सकते हैं कि हाँ, लॉकडाउन लगा, स्थिति असामान्य हुई, लेकिन स्कूल वाले चाहते तो वो दाखिले कर सकते थे। और जो नियम है वो नियम ये है कि स्कूल वाले उन माता पिताओं को फ़ोन करेंगे जिन माता पिता के बच्चे का चयन हुआ है, लेकिन स्कूल वाले ऐसा नहीं करते, और पब्लिक को भी ये बात नहीं मालूम कि स्कूल वाले क्या फ़ोन करेंगे हमारे पास। हाँ, प्रैक्टिकली वो फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन जो नियम है उनको बच्चे को फ़ोन करके बुलाना चाहिए कि आपके बच्चे का नंबर आया है और आके आप दाखिला ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले चाहते ही नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, जो डीजी कैटेगरी के लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ पाएँ। तो एक तरीके से जो ये प्राइवेट स्कूल है, ये किस तरीके से लूट खसोट करते हैं, किस तरीके से ये भेदभाव करते हैं, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन स्कूलों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं दिल्ली के स्कूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये समझना चाहिए कि 4 महीने में भी स्कूल के जो दाखिले हैं गरीब बच्चों के वो भी नहीं हो पाते हैं, तो कितनी बड़ी लापरवाही चल रही है। दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल है, जो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए
कि आप अपने बच्चे का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आइए, आप अपने बच्चे का जो ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट करा के लेकर आइए, आप अपने बच्चे का ये लेकर आइए, वो लेकर आइए, जो बेमतलब की चीज़ें हैं। अब क्योंकि लोग कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। हमको सवाल पूछने की ज़रूरत है, हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आज हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जितने लोग आवाज़ उठाएंगे, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इनकी लूट खसोट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एक दिन चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आवाज़ वही सुनाई देती है जो आवाज़ गूंजती है। जब लोग चिल्लाएंगे, जब लोग बोलेंगे, जब लोग समूह में इकट्ठा होंगे, तो आवाज़ें सुनाई देंगी। लेकिन हर कोई व्यक्ति पीड़ित है इन प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट से। जो आदमी गरीब है वो उसकी क्षमता से तो ये बाहर जा चुके हैं, लेकिन जो मीडियम क्लास का जो व्यक्ति है वो भी इन प्राइवेट स्कूलों की मार से बहुत परेशान है, लेकिन वो चुप है, जबकि वो बहुत कुछ बोल सकता है। मीडियम क्लास का आदमी तो पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी क्षमताएं हैं, वो नहीं बोल पाता है क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाता। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यदि आपके बच्चे का दाखिला अभी तक दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया है, और वो ये कहते हैं, ज़्यादातर हमको ये मालूम पड़ा कि दिल्ली ने कोई आदेश, अभी दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने तो आदेश जो है वो 29 फरवरी को ही दिल्ली शिक्षा विभाग का आदेश आ गया था। तो दिल्ली शिक्षा विभाग का जो आदेश है वो 29 फरवरी को ही आ गया था कि इन बच्चों के दाखिले किए जाएं। तो भाई आप किस आदेश की बात कर रहे हैं? आप किस आदेश की बात कर रहे हैं? अब क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक जो है वो सर्कुलर्स होते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे होते हैं, वो तो पढ़ती नहीं है। स्कूल ने जो बोला वो समझ लिया। तो स्कूल वाले कितना झूठ बोल रहे हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है, और ये झूठ का ही खा रहे हैं, ये आपको बरगलाने का ही खा रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। अब इनका जो है सबक सिखाने का इनका वक्त आ गया है। अब आपको बिल्कुल भी इनकी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति किस लहजे में बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है, तो आपको वहाँ पर बीन बजाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अब कंप्लेंट करने की ज़रूरत है, आपको शिकायत करने की ज़रूरत है, आपको अब शोर शराबा करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब तक आप चुप हैं तब तक आपका शोषण हो रहा है। जब आप शोर शराबा करना शुरू करते हैं, जब आप चिल्लाना शुरू करते हैं, तब वो स्कूल प्रशासन कहता है सुनिए ना हम आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब ऐसा व्यवहार लोगों का यहाँ बन गया है कि जब तक आप उस स्कूल के कैंपस में चिल्लाना शुरू नहीं करते, वहाँ शोर मचाना शुरू नहीं करते, उस स्कूल की प्रिंसिपल को आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं होता है, उस प्रिंसिपल को आपसे बात करने के लिए समय नहीं होता है, उस स्कूल का कोई भी स्टाफ आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उस कैंपस में थोड़ा चिल्लाना शुरू करते हैं, हल्ला मचाना शुरू करते हैं, तो उस कैंपस की इमेज खराब होना शुरू कर देती है। मतलब यदि आप प्यार से अपना शोषण करा रहे हैं तो उस स्कूल की कैंपस की इमेज जो है वो खराब नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप अपने हक की बात करने लगें कि भाई 29 फरवरी को ऑर्डर निकला हुआ है और 4 महीने बाद भी आपने अभी तक मेरे बच्चे का दाखिला नहीं किया है, तो इस स्कूल की इमेज खराब होनी शुरू कर दी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है साथियों कि आपको बोलना सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने हकों के लिए खुद नहीं बोलते। आप ये सोचते हैं कि कोई अवतार आएगा, मेरी बात जो है वो रखेगा, कोई जो है हीरो आएगा, वो डिसुम करेगा, इन स्कूलों को जो सबक सिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो ये हो सकता है आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपना अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। समाज के अंदर बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग तथाकथित अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी कहते हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, और जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात करते रहते हैं, कभी ये आरक्षण हटाओ, कभी ये हटाओ, कभी वो हटाओ की बात करते रहते हैं, वही लोग
गरीबों को शिक्षा समान मिले, इस मुद्दे पे वो बात नहीं करेंगे। मतलब वो ये बात करेंगे कि रिजर्वेशन मिल रहा है, इसको हटाओ, ये रिजर्वेशन गलत है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जैसे ही हम उनसे ये कहते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं, तो वो नहीं बोलने वाले हो। तो साथियों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो बात है वो कौन व्यक्ति रख सकता है। वो व्यक्ति वही रख सकता है जो व्यक्ति आपके वर्ग का व्यक्ति है, जो आपकी समस्याओं से निकला हुआ व्यक्ति है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, परिस्थितियाँ हो सकता है रही हैं, और इसका भी एक इतिहास रहा है कि आप कम पढ़े लिखे क्यों हैं, क्यों आपका जो समाज है वो कम पढ़ा लिखा है, एक अलग इतिहास है। ये बहुत बड़ा इतिहास है और ये बहुत शर्मिंदगी वाला इतिहास है कि भारत का एक बहुत बड़ा जो समाज है वो कम पढ़ा लिखा है, या आज भी बहुत उस समाज में लोग ऐसे पाए जाते हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, इस पर हम कभी बात करेंगे कि इस देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जो नहीं चाहते कि इस देश के लोगों को शिक्षा भी मिले, ये अलग विषय है। और जो लोग नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो लोग सोशली बैकवर्ड हैं, जो लोग एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनको शिक्षा ना मिले, जो ऐसा षड्यंत्र करते हैं, वही लोग स्कूल चलाते हैं। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, वही लोग स्कूल चलाते हैं और आपको उनसे ही अपने अधिकार लेने हैं। अधिकार इसलिए लेने क्योंकि जो आपके अधिकार हैं वो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, और इस संविधान को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने और तमाम लोगों ने हमारे लिए लिखा कि ताकि ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, ये जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ये जो शिक्षक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ये जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें आ सके। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की क्रांति की दिल्ली के अंदर, जो पूरी तरीके से फेल होती हुई ऐसे दिखाई देती है कि यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति का आज 1 जुलाई तक भी दाखिला नहीं होता है तो उसको ये भी नहीं मालूम है कि वो अपनी शिकायत कहाँ करे। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली में शिक्षा की जो क्रांति की बात हो रही है, वहाँ शोषण हो रहा है लोगों का, और लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि वो अपनी बात कहाँ रखें और इन स्कूलों की मनमानी की शिकायत किससे करें। चलो, कुछ लोगों को ये मालूम भी है कि हम अपने इनकी जो प्राइवेट स्कूल हैं इनकी मनमानी की शिकायत यहाँ करते हैं, तो एक्शन क्या होता है? तो एक्शन क्या होता है वो हमको तब मालूम पड़ना चाहिए। एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप इनकी लापरवाही का, जो मैंने 4 महीने की जो आपको जानकारी दी है, ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है। ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है। एक स्कूल में मुश्किल से 30, 40, 50 लोग बच्चों का दाखिला होता है, वो चाहे तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इन बच्चों का दाखिला कर सकता है, लेकिन वो चाहते ही नहीं, वो स्कूल चाहते ही नहीं है। और यदि सरकार चाहे उनके शिकंजा कसे, उनका जो पंजीकरण है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उसको रद्द करना शुरू करे, तो 2-4 स्कूलों को जो इस तरीके का ये एग्जाम्पल सेट कर दें तो मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनके बच्चों के दाखिले होने चाहिए, उनको ना तो सरकार के भरोसे बैठने की ज़रूरत है, ना ही स्कूलों के भरोसे बैठने की ज़रूरत है। आपको एकदम ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ कोई भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं है और आपको अपने अधिकार लेने हैं। देखिए, ये ठीक ऐसा है कि कोई किसी के पास हमारी चीज़ है और वो हमारी चीज़ को हमें नहीं देना चाहता, तो यदि वो प्यार से ही हमको हमारी वो चीज़ दे दे तो क्या संघर्ष होगा? नहीं होगा। लेकिन वो हमको हमारी चीज़ नहीं देना चाहते, इसलिए संघर्ष होना तय है। अब क्योंकि ये अधिकारों का मामला है तो ये गोली से तो संघर्ष होगा नहीं, ये बंदूक से संघर्ष होगा नहीं, क्योंकि ये जो अधिकारों का मामला है तो ये संविधान के द्वारा संघर्ष होगा, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के द्वारा संघर्ष होगा। तो आपको आपके अधिकार हासिल करने का एक संघर्ष करने का एक जरिया है। कुछ अथॉरिटी होती हैं जिनकी जिम्मेदारी तय की जाती है कि यदि किसी बच्चे का दाखिला नहीं होता है, यदि किसी बच्चे का दाखिला नहीं होता है, स्कूल नहीं सुनता है, तो वो अथॉरिटी वो भूमिका निभाएगी कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स की कंप्लेंट सुने और उस कंप्लेंट पे एक्शन ले। तो मेरे पास जो कुछ रिकॉर्ड हैं वो ये समझें कि आपकी 4 महीने हो गए हैं
आज भी मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, मेरे जो साथी हैं उनके पास फ़ोन आते रहते हैं, और लगातार हम इस मामले में 4 से 5 साल काम कर रहे हैं। तब जाके ये बहुत बड़े जो हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोगों को ये मालूम पड़ा है कि क्या प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें होती हैं। आप यकीन लगाइए कि डीपीएस जैसे स्कूलों में, डीएवी स्कूलों जैसे स्कूलों में, जीडी गोयनकान जैसे स्कूलों में 25% सीट ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों को मिल जाएं, ईमानदारी से मिल जाएं, तो वो बच्चे कितना आगे बढ़ जाएं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। तो उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है, तो उनके खिलाफ हमारा संघर्ष होना तय है। इस संघर्ष की शुरुआत हम सीधा खुद से करें कि मैं इस संघर्ष में किस तरीके से भूमिका निभा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप अपने अधिकारों को जानने के लिए जहाँ भी संविधान के ऊपर चर्चाएं हो रही हों, जहाँ पे कानून के ऊपर चर्चाएं हो रही हों, उन चर्चाओं में आप सम्मिलित होना शुरू करिए। और जो संविधान पर चर्चा करने वाले लोग हैं, जो कानून पर चर्चा करने वाले लोग हैं, वो अपने अधिकारों को हासिल होने के लिए संघर्ष करेंगे। आपको 2 रास्ते चुनने हैं। या तो आप जो कानून की जो चर्चा हो रही है, संविधान की जो चर्चा हो रही है, आप उस चर्चा में सम्मिलित होइए, या फिर एक चर्चा वो हो रही है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, या फिर किसी और की कथा हो रही है, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, आप उधर जाइए। आपको ये तय करना है कि आपके जो बच्चे हैं उनके भविष्यों के बारे में कहाँ बात हो रही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि सत्यनारायण की कथा कराने से या कोई भी ऐसी वैसी कुछ कथा सुनने से आपके बच्चे का दाखला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हो जाएगा, या तो ये छोटी बात है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो आप उधर जा सकते हैं, ये आपके खुद के विवेक का मामला है। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि मेरे बच्चों का जो दाखला है वो जहाँ पे कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, जहाँ पे अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जहाँ पे संविधान के बारे में जानकारी दी जा रही है, उस चर्चा को सुनने से जो है मुझे जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलने से क्या होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। देखिए, कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो आपको आपके शत्रु के सामने, शत्रु ही होता है भाई, जो आदमी हमारा अधिकार हमको नहीं दे रहा तो हमारा शत्रु है, जो आदमी हमारा हक हमको नहीं दे रहा तो हमारा शत्रु है। तो हम अपने शत्रु के सामने किस तरीके से खड़े हैं, मनोबल डाउन करके खड़े हुए हैं या हमारा मनोबल बुलंद है। आपका मनोबल बुलंद होना चाहिए, और मनोबल बुलंद होने के लिए आपके पास जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी ये आपको तय करना। मैंने 2 रास्ते बता दिए कि एक चर्चा वो हो रही है जिसका आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, और एक चर्चा वो हो रही है जिसका आपके अधिकारों से सीधा सीधा लेना देना है। तो साथियों, मैं जो अपने समाज की जो समस्या देखता हूँ, मेरा समाज जो है वो ठीक ऐसा है, उसके पास उसके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, डोमिसाइल किसको कहते हैं उसको वो परिभाषाएं नहीं मालूम है। तो कुछ जो हमारे समाज के लोग हैं वो अपने समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदगी करते हैं कि यार मेरा समाज तो इतना अनपढ़ है, इतना पछड़ा हुआ है, मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी इंसल्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो हमारा समाज है, हम उस समाज के हिस्सा हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज को जागरूक करें, क्योंकि कभी हमारे पापा भी ऐसे थे, उनको भी नहीं मालूम था कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे बाबा भी थे, लेकिन कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो हम लोग पढ़ लिखने के बाद यहाँ आए। जब हमारे लिए कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करें। तो साथियों, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कभी भी ये शर्मिंदगी महसूस ना करें कि भाई मेरा समाज दारू पीता है, मेरा समाज लड़ाई झगड़े करता है, मेरा समाज कम पढ़ा लिखा है, मेरा समाज तो ये चीज़ भी नहीं जानता। ये हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है। इस हकीकत को बदलेगा कौन? आपका समाज दारू पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आपके जो समाज को है बर्थ सर्टिफिकेट का जो इम्पोर्टेंस है वो भी नहीं मालूम है, ठीक है, और नहीं मालूम है। आपके जो समाज को पढ़ाई की जो है वो वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। आपके समाज के जो लोग हैं वो दारू पे पैसा खर्च कर देंगे, शिक्षा पे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस समाज को ये बात समझाएगा कौन कि आपको दारू पे पैसा नहीं खर्च करना है, शिक्षा पे खर्च करना है? ये आपका दुश्मन तो समझाएगा नहीं, क्योंकि आपका दुश्मन तो ये चाहता है कि आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले, और आपके दुश्मनों ने ही वो स्कूल खोले हुए हैं। तो आपको साथियों, सबसे पहले तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ भी वो रहते हैं, वो चाहे कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करें, चाहे कम लोगों की मदद करें, लेकिन मदद ज़रूर करें।
आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पैसा देते हैं वो बात अलग है, केवल आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी अपने समाज के व्यक्ति को केवल गाइड कर देते हैं, उसको ये बता देते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ी हेल्प है। क्योंकि केवल ये मेरी समस्या नहीं है, मेरे जो हम उम्र लोग हैं या हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। यदि कोई हमको गाइड करने वाला होता तो शायद हम कुछ और अचीव कर पाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी एक बात कहते हैं कि हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस दिशा का निर्धारण कौन करेगा? इस दिशा का निर्धारण जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ सोचने समझने वाले लोग हैं, जिनको बुद्धिजीवी लोग कहा जाता है, वो लोग तय करेंगे कि मेरे समाज के लिए जो ये दिशा ठीक है। तो साथियों, हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो लड़ाई है ये गोली से, ये लाठी से नहीं लड़ी जाएगी। क्योंकि मैंने अपने समाज के लोगों को देखा जो बेचारे ठीक है कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्कूल में जाके गाली बकियाएंगे। गाली बकने से कुछ नहीं होता है, वो स्कूल वाले इतने बेशरम हैं कि आपकी गाली को भी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब कोई मुझ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है तो वो गाली तो बकेगा नहीं। वो क्या उठाता है? वो एक कलम उठाता है, एक कलम उठाता है और एक पेपर उठाता है। वो उस पर 40 गाली नहीं लिखता है, वो 4 लाइन लिखता है और 4 लाइन लिखने के बाद वो एक कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट करने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी कराता है। एक फोटोकॉपी कराने के बाद एक कंप्लेंट को जो अथॉरिटी है उसको देता है कि भाई ये कंप्लेंट सुनने वाला व्यक्ति है, उसको देता है और उससे फिर जो फोटोकॉपी है उस पर वो रिसीविंग लेता है। तो आप इस बात का जो महत्व है ऐसे समझें कि आपकी 40 जो गालियां आपने बकी उनका कोई महत्व नहीं है, वो हवा में उड़ गई। लेकिन जब आपने एक केवल 4 लाइन लिखने के बाद एक कागज़ दिया और उसकी रिसीविंग ली, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर एक दबाव बन गया। और आप जब 4 दिन बाद जाएंगे तो उस अधिकारी से ये पूछेंगे कि मैंने उस स्कूल की शिकायत की थी, आपने उस शिकायत पे क्या कार्रवाई की। अब आप ये देखिए, क्योंकि जो शिकायत सुनने वाला व्यक्ति है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो एक अथॉरिटी का व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको आपका अधिकार दिलाए। तो जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए जवाबदेह है। तो वो 4 दिन में आपको जवाब देगा कि मैंने जो आपकी कंप्लेंट है वो अपने सीनियर ऑफिसर को जो है फॉरवर्ड कर दी है, या जो कंसर्न ऑफिसर है मेरा, मैंने उसको जो है वो फॉरवर्ड कर दी है। तो आप देखेंगे कि आपकी कंप्लेंट पे जो है कार्रवाई हो रही है और उधर स्कूल को फ़ोन कर दिया गया है कि आपके स्कूल के खिलाफ शिकायत हो चुकी है और आप इस तरीके का व्यवहार ना करें। लेकिन स्कूल फिर भी नहीं मानता है, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन स्कूलों में सबसे पहले दाखिले के लिए गए, उस स्कूल ने दाखिले करने के लिए वो सीधा सीधा आपको मना नहीं करेगा। देखिए, आपको सीधा सीधा मना नहीं किया, एक तो ये मना करना नहीं है, आपको ऐसा समझ आता है कि नहीं उसने मुझे मना नहीं किया, लेकिन आपको आपकी चीज़ किसी ने नहीं दी तो आप यही समझें कि उसने मना किया हुआ है। यानी कि आपसे आपका जो अधिकार है वो किसी के पास है और उसने क्या है कि वो आपको ये कहेगा कि नहीं हम आपके बच्चे को दाखिला नहीं दे सकते, ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन वो आपके बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा है तब तक आप ये समझें कि वो आपके बच्चे को दाखिला देने के लिए एक तरीके से मना कर रहा है। तो आप उसका एक बार विजिट करिए कि वो कहता है कुछ ज़रूरी समस्याएं हो सकती हैं कि भाई आज हमारे वो प्रिंसिपल नहीं आए हैं या दाखिला करने वाले जो लोग हैं वो नहीं आए, ठीक है, एक बार आप मान जाइए। आप दूसरी बार गए, ठीक है, दूसरी बार भी आप मान जाइए, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो तीसरी बार आपको बुलाए या ये कहे कि नहीं भाई आप उस दिन आइए, तो फिर आपको थोड़ा अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है, अब बहाना बनाया जा रहा है कि आपको परेशान किया जाए। देख, परेशान करने से क्या होता है, आपको एक बार परेशान किया जाएगा, 2 बार परेशान किया जाएगा, 3 बार परेशान किया जाएगा, 4 बार परेशान किया जाएगा, और आप इतने उतावले होते हैं, आप इतने गुस्सैल होते हैं क्योंकि आपका खून जो वो बहुत गर्म होता है, तो आप ये कहते हैं नहीं मैं इस स्कूल में अब जाऊंगा नहीं, मुझे अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराना। मतलब आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। आपका नेगेटिव क्या सोचते हैं, जैसे हमारे समाज के बच्चे क्या होते हैं, जैसे उनको पीड़ित किया जाता है तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं।
मतलब वो आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव सोचते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि स्कूल ने आपको 2 बार परेशान किया, 3 बार परेशान किया, तो चौथी बार आपकी पत्नी ने कहा नहीं हम तो इस स्कूल में कराएंगे नहीं, ये तो बड़ा परेशान करता है। देखिए वो परेशान इसीलिए कर रहा है कि आपके मनोबल को तोड़ा जाए और आपको यही सोचने के लिए मजबूर किया जाए जो आपने सोच लिया है। तो आप ये समझिए कि आपको 1 बार जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा, 3 बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़े, आपको हर बार संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिल जाता। तो जब आप तीसरी बार जाएंगे तो आपकी टोन फिर चेंज होनी चाहिए, आपका व्यवहार बदलना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि भाई मेरे पास जो मेरा जो नुकसान हो रहा है, मैं एक दिन एक झाड़ी छोड़ के आता हूँ, मेरा 700 रुपये का नुकसान आपने उस दिन किया, मेरा 700 रुपये का नुकसान आपने उस दिन किया और 700 रुपये मेरे आप मारे गए। तो जैसे ही आप थोड़ा सा गुस्सैल मिजाज में बात करेंगे, थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे, तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि स्कूल वाला भी तुरंत आप पे गुस्सा होगा। और जैसे स्कूल वाला आप पे गुस्सा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि स्कूल वाला जो है आपके अधिकार देना ही नहीं चाहता था। अब उसका जो असली व्यवहार है वो सामने आ जाएगा। तो आपको एकदम अब क्लियर हो गया कि भाई स्कूल वाला जो है वो मक्कारी कर रहा था, वो जो है वो मुझे बहाने बना कर टाल रहा था। तो सबसे पहली जो बात है आपको ये नोट कर लेनी चाहिए कि आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आनी चाहिए कि आप बैठ जाएंगे, कि मैं बैठ जाऊंगा और मैं इस स्कूल में दाखिला नहीं कराऊंगा। सबसे पहली बात कि आपने ये स्पष्ट कर लिया कि स्कूल बहुत अच्छा है और यदि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ गया तो उसकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे का दाखिला होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। इस बात की गारंटी हमारी है कि वो चाहे डीएवी स्कूल है, चाहे वो जीडी गोयनकान स्कूल है, चाहे वो डीपीएस स्कूल है, उस स्कूल में दाखिला होगा। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, हम हर जगह नहीं आ सकते भाई। हम इधर रह रहे हैं दिल्ली के कोने पे, तो हम द्वारका नहीं आ सकते और हम एक समय पे कई जगह नहीं आ सकते, क्योंकि ये समस्या है, ये जो समस्याएं आ रही हैं ये लगभग बहुत से क्षेत्रों में आ रही हैं। तो इसलिए जो लोग सामाजिक काम कर रहे हैं उन्हें समाज के बीच में अपनी पकड़ बनाने के लिए, भाई समाज हमारी बात कब सुनेगा? जब हम समाज के बीच में अपनी पकड़ बनाते हैं। समाज हमको सम्मान की दृष्टि से देखता है। जब तक समाज हमको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है या समाज के बीच में हमारी अप्रोच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो समाज हमारी बात क्यों सुनेगा? भाई हम किस व्यक्ति की बात मानते हैं? हम अपने पापा की बात मानते हैं, हम अपने मम्मी की बात मानते हैं, बड़े भैया की बात मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए चिंतित होते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने समाज के लिए चिंतित होता है, जो अपने समाज के लिए लड़ रहा होता है, तो निश्चित तौर पर समाज एक दिन उसका नेतृत्व स्वीकार करता है, उसकी लीडरशिप स्वीकार करता है, उसका सम्मान करना शुरू करता है और वही लोग फिर समाज को सही दिशा में लेके जाते हैं। तो जो लोग इस क्षेत्र में जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे समाज के कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो शोषण हो रहा है वो उनको गाइड करें, वो उनको कंप्लेंट लिखनी सिखाएं। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हमारे समाज के लोगों को अभी कंप्लेंट लिखनी नहीं आती है। ये आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या समस्याएं हैं, जब तक आप उन समस्याओं को नहीं समझेंगे आप समस्याओं का निवारण नहीं करेंगे। तो हमें अपने समाज के लोगों को कंप्लेंट लिखनी सिखानी पड़ेगी, उनको बोलना सिखाना पड़ेगा। किसी अधिकारी से बात करनी है तो उस अधिकारी से बात करने का जो उनको बात करने का सलीका सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ कैसे बात करनी है, कभी गुस्सा भी हुआ जाता है, कभी मोहब्बत से ही बात की जाती है। वो सारे स्किल्स आते हैं, वो सारे स्किल्स जो है मैं बता रहा हूँ कि आप जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको सबसे पहले समाज के बीच में पहुँचने के जरिया तलाश करने पड़ेंगे। तो जैसे ही हमारा कोई व्यक्ति, समाज का व्यक्ति जिसके बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अभी दिल्ली के हम ऊपर ही थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, उसी पे हम जो फोकस करते हैं। तो दिल्ली में क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में कुछ स्कूल हैं, उन स्कूलों का एक एरिया होता है, एक जोन होता है, उस जोन का एक एजुकेशन ऑफिसर होता है। यदि कोई स्कूल आपके बच्चे का दाखिला करने में आनाकानी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, कुछ समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो सबसे पहले उस एजुकेशन ऑफिसर को आप लिखित में शिकायत दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ लिखित में शिकायत। आप कम पढ़े लिखे हैं, ये समस्या नहीं है,
आप क्या संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, इस बात को आप सोचिए। यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो मुझ जैसे साथी बहुत हैं जो आपके फ़ोन पर आपकी मदद करेंगे। आपको कंप्लेंट लिख के व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये निश्चित कर लीजिए कि क्या आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, मेरे साथी हर जगह नहीं पहुंच सकते, और ना ही आप किसी अवतार के भरोसे बैठिए। समस्या आपकी है, आपको सुलझानी पड़ेगी, और आपको अपना आत्मविश्वास, जो ये स्वयं विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, इसको आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप एजुकेशन ऑफिसर के पास गए। ज़्यादातर हमको ये देखने को मिलता है कि जहाँ एजुकेशन ऑफिसर बैठता है वहीं डीडी बैठता है, डीडी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो यदि एजुकेशन ऑफिसर और डीडी एक साथ बैठते हैं तो आप सीधा डीडी के नाम कंप्लेंट करिए। तो डीडी के नाम आप कंप्लेंट करिए। तो हमारे लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट लिखी, कंप्लेंट लिखने के बाद एक पन्ना लिया और कंप्लेंट को जमा कर आए। ये गलती मत करना, ये गलती कभी मत करना। इसलिए मत करना कि आपको ऐसा लगता होगा कि वो आदमी आपकी कंप्लेंट को सुनेगा, लेकिन हकीकत ये भी नहीं है। हकीकत बहुत अलग है, क्योंकि इस पे चर्चा हम किसी अलग तरीके से करेंगे कि वो क्यों नहीं करेगा, आपकी कंप्लेंट पे इतनी जल्दी एक्शन क्यों नहीं लेगा। तो आप जब कोई कंप्लेंट लिखें, कंप्लेंट लिखने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी कराएं। कंप्लेंट लिखी आपने या कंप्लेंट आपने लिखवाई, आपकी जो भी समस्या है कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल की आईडी डालिए कि ये जो स्कूल है, स्कूल जो है मेरे बच्चे को ये दाखला नहीं दे रहा है, और इसके स्कूल में जाने मैं 4 बार चला गया, उसके बाद भी मेरी जो है मेरे बच्चे का दाखला नहीं लिया गया है। तो साथियों, जब वो आप कंप्लेंट बना लेंगे तो सबसे पहले आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी कराइए। आपने ओरिजिनल कंप्लेंट एजुकेशन ऑफिसर को देनी है यदि उसका अलग ऑफिसर है, या जॉइंट ऑफिस है, मतलब एक ही ऑफिस में या एक ही बिल्डिंग में है एजुकेशन ऑफिसर और डीडी, तो आप सीधा डीडी को कंप्लेंट करिए। और डीडी को आप वो रिटन में कंप्लेंट देंगे, और देने के साथ में ही आप वहाँ के ऑफिस की जो फोटोकॉपी है उस फोटोकॉपी पे मोहर लगवाएंगे, और जो आपकी कंप्लेंट रिसीव कर रहा है उसके साइन और लेंगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। हो सकता है कि वो टालेगा, जब वो टाले तो आपको पहले तो प्यार से कहना है कि सर मुझे आप रिसीविंग दीजिए। वो ये कहेगा कि आपको क्या हम पे विश्वास नहीं है, तो आप उससे ये कह दें कि हमें आप पे विश्वास है, तो क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? भाई हमें तो आप पे विश्वास है, तो क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? तो जैसे ही वो समझेगा कि नहीं, ये व्यक्ति बोलने वाला, ये व्यक्ति प्रश्न करने वाला, ये व्यक्ति बात करेगा, तो वो चुप अपनी मोहर निकालेगा दराज में से, और आपकी जो कंप्लेंट की फोटोकॉपी है उस पर वो मोहर मार देगा। तो देखिए, जैसे ही उस पर मोहर लगेगी, जैसे ही उस पर सिग्नेचर होंगे, जैसे ही उस पर डेट डलेगी, अब उसकी जवाबदेही तय हो गई। और मेरा ये विश्वास है कि निश्चित रूप से जो आपकी समस्या थी कि आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है, उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पे हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्कूल इससे भी ज़्यादा मक्कारी कर सकते हैं, ऐसा इसलिए हो सकता है कि कुछ जो स्कूल जो होते हैं जिनकी इमेज या अप्रोच कुछ ज़्यादा होती है, तो वो जो आसपास का जो एजुकेशन ऑफिसर होता है या डीडी होता है उसको भी वो इग्नोर मार देते हैं, उसके भी ऑर्डर को इग्नोर मार देते हैं। मतलब ऐसे पावरफुल लोग भी हैं, क्योंकि आपको ये समझ होता है कि प्राइवेट स्कूल किन लोगों के हैं। प्राइवेट स्कूल उन लोगों के ही हैं जो पावर में हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग ताकत में हैं, जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों के हैं। तो कभी कभी ये एजुकेशन ऑफिसर की या फिर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसकी भी जो गाइडलाइंस हैं या उसके जो लोकल ऑर्डर हैं उनको ये इग्नोर मार सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर डीडी से ऊपर जाएंगे कंप्लेंट करने, आप सीधा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से जाके आप वहाँ पे जो है कंप्लेंट देंगे। तो जो आपने कंप्लेंट पहले दे रखी थी उसकी कॉपी है आपके पास रिसीविंग की, उस रिसीविंग की कॉपी की फिर फोटो कॉपी कराइए और एक नई कंप्लेंट लिखिए कि वो स्कूल है उसने मेरे बच्चे का दाखिला नहीं लिया और मैंने इस संदर्भ में जो है इस दिनांक में एजुकेशन ऑफिसर को और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को इस क्षेत्र को मैंने कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरी समस्या पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि वो सीधा जो है पूरे बोर्ड ऑफ एजुकेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो मेरे ख्याल से जो है सारी चीज़ों को वो समझते हुए उस मामले को गंभीर रूप से लेगा और आपके बच्चे के दाखिले के लिए वो आदेश देगा।
लेकिन हमारे पास कुछ केस ऐसे हैं, उदाहरणतः एक डीएवी स्कूल का केस हमारे पास आया कि उसने जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसके भी जो गाइडलाइंस हैं या उसका भी जो एक नोट उसने लिख के दिया था, एक इंस्ट्रक्शन उसने लिख के दी थी, उसको भी उसने नहीं सुना। हाँ, लेकिन मतलब शुरू में उसने नहीं सुना, लेकिन बाद में जब हम जो लास्ट स्टेज पे हम जो लोग गए तो फिर उन्होंने वो दाखिला ले लिया। तो अभी ये क्या चल रहा है कि आप एजुकेशन ऑफिसर गए, आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गए, उसके बाद इन दोनों की बात भी नहीं मानी गई तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास गए। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जो दिल्ली ओल्ड सेक्रेटरीट में यहाँ पे ऑफिस है, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप लिखित में शिकायत देंगे। अब यदि कोई स्कूल उसके बाद भी नहीं मानता है तो अब मामला गंभीर हो गया। अब क्या हो गया, अब संघर्ष होना तय हो गया। अब जब हम यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, यहाँ के समाज के व्यवहार की बात करें, तो यहाँ पर किसी चीज़ पर तब तक चर्चा नहीं होती है जब तक वो राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए, जब तक वो शोर शराबे का मुद्दा ना बन जाए। मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप हल्ला मचाना शुरू कर देंगे तो सारी की सारी अथॉरिटी इकट्ठी होकर बात करेंगे कि अरे आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं, आप क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे। मतलब जब हम प्यार से बात कर रहे थे, हम लोकल स्कूल से बात कर लिए, स्कूल वाले ने नहीं सुनी, हम एजुकेशन ऑफिसर से बात कर लिए, उसने नहीं सुनी, हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बात कर लिए, उसने नहीं सुनी। और जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तब कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही हम शोर शराबा शुरू करते हैं, हम 20 से 25 लोग, 50 लोग इकट्ठा होकर उस स्कूल के सामने खड़े होकर उस स्कूल के खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू करते हैं, या फिर हम उस स्कूल की जो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, हम उसके खिलाफ जो है स्कूल के सामने ही बैठ जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चे का जो दाखिला नहीं होता होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। तब हमको ये कहा दिया जाता है कि भाई आप राजनीति कर रहे हो। अरे भाई, हम राजनीति नहीं कर रहे, और राजनीति नहीं कर रहे और स्पष्ट कहें तो आप जब तक किसी मुद्दे पर राजनीति नहीं होती है तब तक आप सुनते ही नहीं हो। तो साथियों, आपको इन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए कि आपको 40 गाली नहीं बकनी है, बल्कि आपको 4 लाइन लिखना सीखना है। आप कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपकी समस्या अभी नहीं है, क्योंकि आप अगर समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो कानून के बारे में जानकारी देने वाले होते हैं, जो संविधान के बारे में चर्चा करने वाले कार्यक्रम होते हैं, यदि आप उन कार्यक्रमों में नहीं आते तो ये आपकी लापरवाही है, फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप परिस्थिति बस किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, वो परिस्थितियां चली गईं, लेकिन आज समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज कानून की जानकारी देने के लिए आपके समाज के प्रोफेसर हैं, आपके समाज के वकील हैं, आपके समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके समाज के पॉलिटिशियंस हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। जो समाज अपने समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं, अपने समाज के प्रोफेसर, जो टीचर्स हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी बात नहीं मानता जो समाज, वो समाज हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। और कारण यही होता है, मैंने कहा कि आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप वहाँ जाइए जहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है, जहाँ जागरण हो रहा है, जहाँ आपको ताली पीटनी है, आपको थाली बजानी है, वो काम करना है। या फिर आपको उस कार्यक्रम में जाना है जहाँ कानून के बारे में बात हो रही है, जहाँ संविधान के बारे में बात हो रही है, जहाँ अधिकारों के बारे में बात हो रही है, जहाँ आपके समाज के बारे में बात हो रही है। तो हमारी समस्या क्या है कि हम उधर ज़्यादा जा रहे हैं जिधर हमारे अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको एकदम ये स्पष्ट करना चाहिए कि यदि आपकी घरवाली उधर जा रही है तो आपको रोक के उसको ये कहना है कि ये मेरे समाज का मामला नहीं है, इससे मेरे समाज के जो बच्चे हैं या मेरे खुद के बच्चे हैं उनके भविष्य से कोई जो है, उनके भविष्य में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरे बच्चों के भविष्य में या मेरे समाज के भविष्य के, जो मेरे समाज के बच्चे हैं उनके भविष्य में जो बदलाव आएगा, वो जो मेरे समाज के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरे समाज के लिए लड़ने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे समाज के जो प्रोफेसर हैं, मेरे समाज के जो वकील हैं, मेरे समाज के जो चिंतक हैं, वो लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो लोग चाहे फेसबुक पर चर्चा कर रहे हैं, वो लोग चाहे यूट्यूब पर चर्चा कर रहे हैं, वो जूम पर चर्चा कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया के ग्रुप पर चर्चा कर रहे हैं,
आप उनमें जुड़ना सीखिए। और लगभग हर घर में आज हर घर में मल्टीमीडिया मोबाइल हैं। आज उस मोबाइल का आपको सदुपयोग करने की ज़रूरत है। यदि आपने उस मोबाइल का सदुपयोग नहीं किया तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको यही बताया कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको किसी अवतार के भरोसे नहीं रहना है। आपको हमारी टीम के लगभग नंबर मालूम हैं। जिसको नहीं मालूम है और इस मामले में कोई भी बात करना चाह रहा है तो वो कमेंट करके हमसे बात कर सकता है। कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी ले सकता है। अभी जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो किसी और वीडियो में मैं बातें करूंगा। अभी जो मेरा टाइम है वो ख़त्म हो गया है। अभी 9 बजे से MNT का जो एक चैनल पे लाइव आता है, मेरे समाज का प्रोग्राम है, वहाँ पे मुझे जो कानून के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी मिलती है, मैं वो लगभग डेली देखता हूँ। तो अभी मैं उसको देखने के लिए आप लोगों से अलविदा कह रहा हूँ। आपको जय भीम कह रहा हूँ, जय मूल निवासी कह रहा हूँ, नीला सलाम कह रहा हूँ। अभी मैं आपसे अलविदा दे रहा हूँ। मैं फिर किसी और दिन आपसे जुड़ूंगा। जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।